Assalamu alaikum students. In today's session, we will discuss new chapter named thermal properties of matter. In this chapter, students, we will study the thermal properties or the thermal properties of matter or the thermal properties related with the matter. देखो matter जो है ना बेटा, matter क्या होता है? हमें पता है हर वो चीज matter है जिसका mass होता है और जो volume जिसका वॉल्यूम होता है, यानी जो स्पेस ऑक्युपाई करती है. एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. अब मैटर जो है बेटा, मैटर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है. मैटर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है, मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है. इन द सेम वे थर्मल प्रॉपर्टीज भी होती है मेटल की. मैटर्स की थर्मल प्रॉपर्टीज भी होती है. अब मैटर में मेटल, नॉन मेटल, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, ये सब शामिल है. सो इन मैट यानी कह लें कि ये तो मैटर की क्लासिफिकेशन है ना स्टूडेंट्स. सो मैटर की कुछ ना कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज भी होती हैं. तो आज हम उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे अपने इस सेशन में. नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच वी विल डिस्कस इज इंटरनल एनर्जी. देखो बेटा, इंटरनल एनर्जी जो है ना, अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो सबसे पहली बात जो तुम लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी पजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल पार्टिकल. यानी पार्टिकल लेवल पर, आपके मैटर में पार्टिकल लेवल पर हर पार्टिकल जो एनर्जी पजेस करता है वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है, क्योंकि वो इंटरनली मौजूद है, वो इंडिविजुअल पार्टिकल लेवल पर मौजूद होती है वो एनर्जी. दैट्स व्हाई वी विल कॉल दैट एनर्जी एन इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी जो होती है ना स्टूडेंट, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, kinetic energy of the particles and potential energy of the particle. And we all know that, and we were studying kinetic energy in energy chapter, that the kinetic energy is the type of energy or the energy possessed with motion. So बेटा आप सबको पता है कि मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन. अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं देन द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन. अगर मैं बात करूं लिक्विड्स की तो पार्टिकल्स जो है वो थ्रू आउट द लिक्विड क्या कर रहे होते हैं, पार्टिकल्स थ्रू आउट द लिक्विड जो है वो मूव कर रहे होते हैं. अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स गैसेस की, तो गैसेस में तो काइनेटिक एनर्जी ही सबसे ज्यादा होती है पार्टिकल्स की, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडमली फ्रीली कह लेंगे फ्रीली यानी कह लेंगे रैंडम जिगजैग मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं इन ऑल डायरेक्शंस. सो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के मोशन के साथ एसोसिएट होती है. और आपने ये याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली रिलेट होती है विद द टेम्परेचर. यानी अगर आपका टेम्परेचर चेंज होगा, इफ देयर इज चेंज इन द टेम्परेचर, देन देयर इज आल्सो अ चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. If the temperature is higher, then the movement of the particle becomes more vigorous, or they possess greater kinetic energy. And if the temperature is lower, then the movement of the particle become less vigorous, and the kinetic energy possessed by the individual particle becomes lower. But when we talk about potential energy of the molecule, so better remember the thing that the potential energy at molecular level or at particle level depends upon the stretching एंड कंप्रेशन ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल. देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी हमने ये पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पजेस्ड ड्यू टू चेंज इन द मोशन ऑफ द बॉडी, ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी विद सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. यानी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो तो जो एनर्जी पजेस हो रही है वो हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती है. बट रिमेंबर द पॉइंट ये है कि इफ वी टॉक एट द मैटर लेवल, सो मैटर लेवल पर जो पार्टिकल होता है उसकी मूवमेंट क्या है, उसकी पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है. भाई पार्टिकल के दरमियान में जो बॉन्ड स्ट्रेच होगा तो ये पोजीशन चेंज हो गई पार्टिकल की, क्योंकि दूर चलेगा एक दूसरे से पार्टिकल. अगर बॉन्ड कंप्रेस हो रहा है तो भी पोजीशन चेंज हो गई पार्टिकल्स की, बिकॉज द पार्टिकल्स केम क्लोजर टू ईच अदर. तो बेटा यही वजह है कि हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट मॉलिक्यूलर लेवल और एट पार्टिकल लेवल associated with the stretching and compression of the bonds between the particles or the molecules, and the potential energy possessed at the particle level or molecular level is related to the change of state. बेटा अगर आपकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जो मैटर के अंदर मौजूद पार्टिकल पजेस कर रहे हैं वो भी चेंज हो जाएगी. अगर मैं बात करूं सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स में पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल टाइटली क्लोज्ड होते हैं और वो कह लो कि उनके दरमियान में बॉन्ड स्ट्रेच और कंप्रेस बहुत ज्यादा नहीं होता. लेकिन अगर आप एक बात बताओ, सॉलिड को हीट अप कर दो तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, यानी पार्टिकल्स के दरमियान में जो बॉन्ड है वो स्ट्रेच हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मौजूद होगी. अगर हम बात करें गैसेस की, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, यानी कहा ना इंटरनल एनर्जी गैसेस पार्टिकल्स की होती है, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है गैस पार्टिकल के अंदर, और उनमें पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल कंटिन्यूअसली एक दूसरे से कह लें कि रैंडमली मूव कर रहे होते हैं ना इन ऑल डायरेक्शंस.
इन केस ऑफ गैसेस। तो उस वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स जब रैंडमली मूव कर रहे हैं इन ऑल डायरेक्शंस, तो पार्टिकल्स के दरमियान में जो बॉन्ड्स हैं वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेच हो रहे हैं और कंप्रेस हो रहे हैं। सो बेटा ये दो बातें थी जो आपने याद रखना है। दीज आर द टू points which you all need to remember, that the internal energy is the energy possessed at the particle level or molecular level and is the sum of the two types of energy, kinetic energy of the particles and potential energy of the particle. So the amount of the potential energy stored in the bonds, stored in the bonds between the particles depends upon the force between the particles and how far the particles are फ्रॉम ईच अदर। सो बेटा याद रखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल पजेस करता है, जो मैटर पोटेंशियल एनर्जी पजेस करते हैं मैटर के अंदर मौजूद इंडिविजुअल पार्टिकल्स, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी की अमाउंट होती है वो डिपेंड करती है किन दो चीजों पर स्टूडेंट्स? वो डिपेंड करती है कि आपके पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्स कितनी है, और सेकंड वो डिपेंड करती है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से कितना ज्यादा दूर है। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में बताया कि भाई सॉलिड जो है ना, ये वो फिजिकल स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा लीस्ट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पजेस करते हैं। उसकी वजह ये है, द रीजन इज दैट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन केस ऑफ सॉलिड्स are stronger. That's why the solids are not able to move freely and they are fixed at their position. They are just vibrating at their position and they are not free to move in all directions. That's why there is no stretching and compression of the bonds between the particles of the solids. And the gases possess the highest amount of the potential energy. Now students, we will discuss a comparison between heat capacity and specific heat capacity. So beta, heat capacity kya hai? Suppose you have a body at 26 degree centigrade temperature and you desire to increase the temperature of the body by 1 degree centigrade. And beta, for increasing the temperature of that body by 1 degree centigrade, the amount of energy which you will provide the body so that there is an increase in the temperature of the body by 1 degree centigrade. So that amount of energy is called heat capacity. अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैं उसे अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, देन दैट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इज क्लासिफाइड एज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो होती है बेटा, द एसआई यूनिट फॉर हीट कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। एंड द फॉर्मूला फॉर हीट कैपेसिटी इज capital C is equal to Q over delta theta. In this formula, capital C is the heat capacity, Q is the amount of thermal energy, and delta theta is the change in temperature. But better remember the point that the heat capacity depends upon the two factors. First is the mass of the matter and second is the type of the substance. So greater the mass of the same material, यानी कह लें दो materials हैं आपके पास और आपके पास एक मटेरियल, यानी सेम ही मटेरियल है लेकिन आपके पास जो कह लें कि मटेरियल ए है और मटेरियल बी जो है ये दोनों सेम है, बट मटेरियल ए का जो मास है वो मटेरियल बी से कम है। तो इसका मतलब द हीट कैपेसिटी possessed by material B is greater because the mass of material B is greater. अगर आपके पास सेम मास है और दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, यानी ए और बी का मास सेम है बट ए और बी का मटेरियल डिफरेंट है, तो हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी। नाउ बेटा वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। The term specific means the mass of the substance becomes 1 kg. So बेटा specific heat capacity क्या होती है कि suppose आपके पास एक body, आपके पास एक substance है, उसका mass है 1 kg. You have a unit mass of a substance and you want to increase the temperature of that unit mass of a substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin. So the amount of thermal energy which you provide to the unit mass of the substance so that its temperature increases by 1 degree centigrade or 1 Kelvin, that amount of thermal energy is classified as specific heat capacity. The SI unit for specific heat capacity is joule per kg Kelvin or joule per kg degree centigrade. And the formula for specific heat capacity is small c is equal to Q divided by mass multiplied by delta theta. And the specific heat capacity only depends upon the type of substance only, because there is a restriction that the mass of the substance will always be a 1 kg. So सिर्फ और सिर्फ type of substance पे depend करती है specific heat capacity. So student, this is the comparison between heat capacity and specific heat capacity.
Now students, there are 2 points which you all need to remember, and these 2 points are very important. The points states that if you have the same if you are supplying same amount of thermal energy to the substance, तो वो substance जिसकी specific heat capacity कम होगी, that substance will be heated up faster than the substance having greater heat capacity, specific heat capacity. So बेटा याद रखना है, अगर आपके पास 2 substance हैं और आपके पास जो है दोनों सब्सटेंस में से एक सब्सटेंस ऐसा है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो क्या है, ज्यादा है, और एक सब्सटेंस ऐसा है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो आपने ये बात याद रखनी है, वो सब्सटेंस जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी वो ज्यादा जल्दी हीट अप होगा. अब आप फर्ज करें सेकंड पॉइंट जो है वो ये कहता है कि इफ यू आर डूइंग कैलकुलेशंस, सो व्हेन यू आर डूइंग कैलकुलेशन, तो फर्स्ट चीज आपने जो सोचनी है वो ये सोचनी है कि जो मटेरियल है वो कितनी थर्मल एनर्जी रिलीज कर रहा है, और थर्मल एनर्जी रिलीज होने की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. अगर आपका सब्सटेंस सही है, अगर आपका सब्सटेंस गेन कर रहा है थर्मल एनर्जी, तो फिर आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है. यानी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड. फिर आपने क्या करना है, देन आप क्या करेंगे कि जो आपके पास अजम्पशन है ऑफ नो एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, तो आप क्या करेंगे, इस अजम्पशन को कंसीडर करते हुए फिर अपनी वर्किंग करेंगे. यानी जो एनर्जी सराउंडिंग में लॉस हो रही है ड्यूरिंग योर कैलकुलेशन, यू विल नॉट इंक्लूड दैट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी व्हिच लॉस्ट टू द सराउंडिंग. Now beta, there is an example showing on the screen. A piece of hot metal, a piece of hot coal of mass 50 gram at a temperature of 200 degrees centigrade is dropped into 150 gram of water at a temperature of 25 degrees centigrade. The temperature of 50 gram mass of coal is 200 and the temperature of 150 gram of water is 225 degrees centigrade. Now calculate the final temperature reached. Now the specific heat capacity of coal and water is given to you. So beta, you consider or you assume that the final temperature be theta. So ab hoga kya? You just put a mass of hot coal in 150 gram of water. So hoga kya? The amount of thermal energy lost by the coal is equal to the amount of thermal energy gained by the water. Thermal energy जो है वो coal lose करेगा और water gain करेगा. So आपने क्या किया, आपने सिंपल लिखा, आपने कंडीशन लगाई, थर्मल एनर्जी लॉस बाय कोल इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी गेन बाय सराउंडिंग, एंड यू जस्ट पुट द फॉर्मूला व्हिच इज mc डेल्टा थीटा. तो आपने जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था जो कि था c इज इक्वल टू डेल्टा, c इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय मास मल्टीप्लाई बाय डेल्टा थीटा, उस फॉर्मूले को रीअरेंज करके आपने q को सब्जेक्ट बना लिया और फिर आपने क्या किया, इसमें वैल्यू पुट करी, क्योंकि q जो है वो कोल और वाटर का सेम होगा, क्योंकि जितनी एनर्जी कोल लूज करेगा उतनी एनर्जी वाटर गेन करेगा. सो आपने फॉर्मूला लगा दिया mc डेल्टा थीटा, n फॉर डिफरेंशिएशन you will put c and w, c for coal and w for water, and at the place of mass आपने kg में कोल का मास पुट कर दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पुट कर दी, और डेल्टा थीटा आपका कोल का इनिशियल टेम्परेचर. देखिए कोल का जो आपका कह लेंगे टेम्परेचर है 200 है, तो आपने 200 माइनस थीटा कर दिया, क्योंकि देखिए कोल का जो टेम्परेचर होगा स्टूडेंट्स वो डिक्रीज होगा, क्योंकि कोल लूज कर रहा है थर्मल एनर्जी, और टेम्परेचर कभी नेगेटिव में हम नहीं लेते. सो हमने इसीलिए 200 जो कि इनिशियल टेम्परेचर था उसमें से थीटा को माइनस करवाया. और जब हम वाटर की बात करेंगे, सो वाटर में मास आ गया 0.15 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई, और डेल्टा थीटा के केस में अब स्टूडेंट्स देखें जो वाटर है, वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा. सो स्टूडेंट जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, थीटा माइनस 25 करेंगे. अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे then you will get the answer which is 38.4 degrees centigrade. So this is how we can perform calculations related to specific heat capacity or heat capacity. I hope you all understand this example very well. Now let's move towards the next slide. The next slide or the next topic is change of state. So beta, there is a figure showing on the screen, and the figure relates the 3 states of matter, and also showing the change, the name of the process occurs during the change of physical state. So better remember these names
of the physical processes. So first, when solid is converted into liquid, the process is called melting. And when liquid is converted into solid gas, the process is called boiling. And when the solid is directly converted into gas, the process is named as sublimation. Now let's move backward. Now, when you cool a gas, the physical state of a gas changes from gas to liquid. So the process is called condensation. And when you cool down a liquid, its physical state changes to solid. And the process is called freezing or solidification. And when a gas is directly converted into solid, then this process is also called condensation. So beta, first we discuss about melting. So beta, melting is a physical process, a process in which physical state of matter changes. And in this process, physical state of a matter changes from solid to liquid. And during the change in physical state, there is no change in the temperature of the matter. देखो याद रखना है आपने कि जब physical state change हो रही होती है ना matter की, so matter का temperature कभी भी change नहीं होता. The temperature always remains constant during the change in physical state. The change in physical state always occurs at a constant temperature. और वो जो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग के केस में वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा जिस पे आपका प्योर सॉलिड मेल्ट होगा, दैट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. Now the next is freezing or solidification. Freezing and solidification is also a physical change process in which a liquid is converted into solid without change in temperature, and it also occurs at a constant temperature, and that temperature is called freezing point. Now the next is boiling. Boiling is also a physical change process in which a liquid changes its physical state into gas or vapors without the change in temperature. And for a pure substance, the process of boiling occurs at a constant or fixed temperature, and that fixed temperature is called boiling point. And in case of pure water, the boiling point is 100 degrees centigrade. Now the next is condensation. Condensation is also a physical change process, and in this process, a gas is converted into a liquid. When you cool down a gas, its physical state is converted into a liquid without the change in temperature, because temperature always remains constant when there is a change in physical state of a matter. So a pure substance always condenses at the constant temperature. Now students, we discuss heating curve. So beta, there is a curve showing on your screen. The curve is composed or comprised of some portions A, B, B, C, C, D, D, E, and E, F. So students, first we discuss portion A, B. So beta, heating curve starts from a solid state. When you heat up a solid, the process is called melting, and the solid changes its physical state into a liquid. What happens when you heat up a solid? The thermal energy gained by the particles present inside the solid, the particles after gaining the thermal energy becomes energized, and they start to vibrate vigorously and violently. And during their violent vibration, they weaken the strong force of attraction between their particles and starts to move far apart from each other. So at point B, the change in physical state becomes visible to all of us. तो आपके पास सॉलिड जब मेल्ट होना शुरू होगा तो पॉइंट बी पर आपके पास चेंज नजर आएगा. ए बी जो पोर्शन है इसमें स्ट्रेट लाइन है, ये शो कर रही है कि सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ रहा है. पॉइंट बी पर सॉलिड मेल्ट होना शुरू होगा क्योंकि जो एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल ने एब्जॉर्ब करी, अब पॉइंट बी पर वो एनर्जी क्या करेगी, सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान में मौजूद बॉन्ड्स को वीक करेगी, एंड आफ्टर वीकनिंग द बॉन्ड्स द पार्टिकल्स स्टार्ट्स टू मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देन देयर इज अ विजिबल चेंज इन फिजिकल स्टेट अकर्स. और बी से सी पोर्शन में देयर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एग्जिस्ट, एंड एट पॉइंट सी the process of melting completes, and again the temperature starts to increase. So in portion CD, the matter exists in liquid state only. तो liquid state में exist करेगा. अब आप ये clearly देखेंगे B से C portion में physical state change हो रहा था and the temperature remains constant. So बेटा याद रखना है कि जब आपके पास किसी भी मैटर का physical state change हो रहा हो without change in temperature,
सो आप जो थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं मैटर को, सही है, सो दैट द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर चेंजेस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, दैट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट। वो अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी लेटेंट हीट कहलाती है। सो सी से डी पोर्शन में आपके पास अगेन लिक्विड मौजूद है, और फिर सी पे मेल्ट हो जाने के बाद अगेन जब आपको हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर अगेन इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब ये एक प्योर लिक्विड बन गया। अब लिक्विड थर्मल एनर्जी गेन कर रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। नाउ एट पॉइंट सी the liquid starts to boil and there is a visible change in physical state occurs। अब लिक्विड को आपने हीट देते रहे, लिक्विड के पार्टिकल हीट एब्सॉर्ब करते रहे। नाउ एट पॉइंट डी a visible change in physical state occurs। अब क्या होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं जिनके दरमियान में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी, दोस वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस becomes negligible and the particles breaks their bond and starts to move far apart from each other, and during portion D and E the physical state of liquid changes into gas or vapor। so point C E पर आपके पास complete physical state change हो जाएगा। now again अब जो आप heat provide करेंगे वो heat again क्या करेगी, गैस के टेम्परेचर को increase करेगी। so बेटा याद रखें कि आपके पास वो पोर्शन ग्राफ का जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि शो कर रही है कि एनर्जी तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। सो वो एनर्जी जा कहां रही है। सो बेटा याद रखना है कि पोर्शन बी सी और पोर्शन डी ई में जो एनर्जी आपने कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करी, that energy is used to weaken the intermolecular forces between the particles and to break the bonds between the particles and to move the particles far apart from each other। that's why there is no change in temperature during portion BC and DE, and the amount of thermal energy which you provide so that the physical state of a substance changes without change in temperature, that amount of thermal energy is called latent heat। so student, there is a note. The note says that the temperature of the pure substance only changes when there is no change of state। यानी जब physical state change नहीं हो रही होगी then there is a change in temperature, but when the physical state of a matter changes then the temperature always remains constant and the thermal energy absorbed by the matter during or when the change in physical state occurs, so that energy absorbed used to break the bonds between the particles and that energy is not associated to make any change in the temperature। कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बस जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, मैटर जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और रिलीज करेगा जिसकी वजह से उसके फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, दैट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई गैसेस स्टेट में हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है। क्योंकि देखिए जब आप हीट सप्लाई करते हैं ना तो जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान में बॉन्ड्स स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन भी बहुत ज्यादा होती है। यही तो वजह है कि जब आप सीएनजी भरवाने जाते हैं तो सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप देखते हैं प्रेशर अगर बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है इसका मतलब आपके सिलेंडर में जो गैस पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद बढ़ गई है क्योंकि वो ज्यादा कंप्रेस हुए हुए। तो बेटा देखिए ना, गैसेस के दरमियान में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से उनके बॉन्ड्स को कंप्रेस और स्ट्रेच करना आसान होता है। तो यही वजह है कि gaseous particles possess highest potential energy than solids and liquids। Now students, the next curve is cooling curve, and the cooling curve always starts from gaseous state, and when you cool down the gas the physical state changes to liquid, and when you again cool down the liquid the physical state changes to solid। So beta, suppose at point A you will have a gas and you start to cool down a gas, so the temperature of the gas decreases because the energy possessed by the gaseous particle starts to emit out। Gaseous particle starts to lose their energy and they become slow down and they slow down and they move apart and they move close and they start to move towards each other। एक दूसरे के करीब जाना शुरू हो जाते हैं भाई गैसेस पार्टिकल, और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसीलिए ग्राफ नीचे आ रहा है। तो एट पॉइंट बी पर a visible change in physical state occurs। यहाँ पे जो गैस है, अब नजर आएगा कि गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और आपको फिजिकल स्टेट चेंज होता हुआ लिक्विड में चेंज होती हुई गैस नजर आएगी। और पोर्शन बी से सी में आपके पास कंप्लीट फिजिकल स्टेट चेंज होता रहेगा, इसीलिए टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है और गैस लिक्विड बन रही है। पॉइंट सी पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, द गैस इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। नाउ फ्रॉम पॉइंट सी एंड ऑनवर्ड्स, now point C and onwards again the temperature starts to decreases। अब लिक्विड जो है
वो मजीद कह लें कि लिक्विड के पार्टिकल जो है वो अपने आप को सही से सेटल डाउन कर रहे हैं और लिक्विड को आप कूल कर रहे हैं और लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। पोर्शन सी से डी में लिक्विड मौजूद है और पोर्शन सी से डी में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब पॉइंट डी पर अगेन अ विजिबल चेंज इन फिजिकल स्टेट अकर्स और आपका जो लिक्विड है अब वो वाजे तौर पर सॉलिड में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा आपको स्टूडेंट्स। और पोर्शन डी से ई के दरमियान में लिक्विड कंप्लीटली चेंज होकर सॉलिड बनता रहेगा बिकॉज लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो और ज्यादा मजीद स्लो डाउन होकर इतने करीब आ गए होंगे कि उनके दरमियान में अ लार्ज और स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स स्टार्ट्स बिटवीन द पार्टिकल। और पार्टिकल एक दूसरे को अरेंज कर कर एक दूसरे के साथ इतना ठोस कह लें कि रिजिड अरेंजमेंट हो गई होगी, क्लोजली पैक्ड हो गए होंगे और पॉइंट डी पर आपका लिक्विड कंप्लीट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर अगेन पोर्शन ई से एफ में आपका लिक्विड आप सॉलिड को कूल डाउन कर रहे हैं तो अगेन सॉलिड का टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होगा। सो बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट पोर्शन बी सी एंड पोर्शन डी, सो in these two portion there is no change in the temperature because the thermal energy released by the matter is used to slow down the particles and to make the particles come closer to each other ताकि पार्टिकल की फिजिकल स्टेट चेंज हो। और यही तो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जब कह लें कि फिजिकल स्टेट चेंज हो रही होती है तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द चेंज इन फिजिकल स्टेट, बट when the temperature is changing then there is no change in physical state occurs. So students, the thermal energy released by the matter without the change in temperature, that thermal energy is called latent heat. Now we discuss latent heat. So students, latent heat is the amount of energy released or absorbed during the change in physical state without the change in temperature. यानी मैटर का फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा हो तो जो अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिलीज हो रही है और एब्जॉर्ब हो रही है वो लेटेंट हीट कहलाएगी। विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर लिखना कंपलसरी है क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता कभी भी। नाउ वी मेक कंपैरिजन बिटवीन लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। सो बेटा सिंपल है, लेटेंट हीट की डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने, लेकिन स्पेसिफिक लेटेंट हीट की हम बात करें तो आप मेरे पास जो मैटर है जिसका फिजिकल स्टेट या सब्सटेंस जो है जिसका फिजिकल स्टेट मुझे चेंज करना है, द मास ऑफ द सब्सटेंस remains constant or we need to take a unit mass of a substance. Substance का mass 1 kg होना चाहिए। So 1 kg substance है, 1 kg mass of a substance है मेरे पास और उसका physical state change हो रहा है। Then the amount of thermal energy release or absorb during the change of physical state of 1 kg substance without the change in temperature. So that amount of thermal energy release or absorb is known as specific latent heat. If the solid is melting, then the term becomes specific latent heat of fusion. So beta SI unit for latent heat is joule and SI unit for specific latent heat is joule per kg. And is latent heat and specific latent heat both are connected by an equation which is capital L is equal to mass multiplied by small l. Capital L stands for latent heat is equal to mass multiplied by small l stands for specific latent heat. So there is another definition for latent heat, which is the latent heat is defined as the product of mass and specific latent heat. So beta latent heat depends upon two factors, which is mass and type of the substance. So the bigger the mass, the higher the latent heat required. Because if the mass of the substance is greater, then you need to provide large amount of energy to make any change in the physical state of the matter without change in temperature. But specific latent heat depends upon the type of the substance only. It does not depend upon the mass. Now students, if the liquid is converted into a gas, then the process is called vaporization or boiling. So the latent heat associated with boiling is known as latent heat of vaporization and specific latent heat of vaporization. Definitions, units and factors remain same as of latent heat of fusion and specific latent heat of fusion. Now in case of formula, we just write a subscript V instead of F and the formula also remains same. Now latent heat of vaporization is much greater than latent heat of fusion for a given substance, because in vaporization there is more energy involved to separate the molecules and to push back the molecules on the surrounding atmosphere. So that's why the latent heat of vaporization is greater than latent heat of fusion, क्योंकि बहुत ज्यादा energy required होती है भाई
पार्टिकल्स को एक दूसरे से बहुत ज्यादा सेपरेट दूर करने के लिए, लिक्विड को गैस बनाने के लिए पार्टिकल्स को एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर सेपरेट करना पड़ेगा, एंड इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. That's why the latent heat of vaporization is much greater than the latent heat of fusion. Now students, evaporation. Students, evaporation is a process in which the physical state of a substance changes from liquid to gas without boiling. Evaporation always occurs at the top surface of the liquid, because on the top surface of the liquid there are two types of particle. First is high energy particle, second is the low energy particle. And when you just provide a little bit energy to the surface of the liquid, then the particles with higher energy starts to escape into the atmosphere, leaving behind the low energy particle, and the overall temperature of the substance decreases. That's why we can call that evaporation causes cooling. यही वजह है भाई कि हाई एनर्जी पार्टिकल escape कर गए, पीछे रह गए लो एनर्जी पार्टिकल. अब जब ओवरऑल लो एनर्जी पार्टिकल रह गए, देन द टेम्परेचर ऑफ द ओवरऑल सब्सटेंस और द ओवरऑल मैटर डिक्रीजेस. यही वजह है कि टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से आपका जो कह लें कि इवेपरेशन है वो कूलिंग कॉज करती है. इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये है कि आप जब नहा के कह लें कि आप 5 मरतबा स्विमिंग वगैरह करके जब निकलते हैं, तो आप जब स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं, सो यू जस्ट फील अ बिट कोल्ड, आपको थोड़ी सी ठंडक लगती है. तो उसकी वजह यही है, ये कह लें जब बहुत ज्यादा पसीना आया हो और एकदम से फैन ऑन हो जाए, सही है, या कह लें कि एकदम से आप धूप में चले जाएं तो आपको एक मतलब कह लें ठंडक का एहसास होता है हल्की सी. उसकी वजह यही है कि आपकी स्किन पर जो स्वेट पार्टिकल्स होते हैं उसमें हाई एनर्जी और लो एनर्जी पार्टिकल्स दोनों मौजूद होते हैं. तो सनलाइट जब फॉल करती है, सो हाई एनर्जी पार्टिकल्स और एनर्जाइज होते हैं, एंड दे एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, leaving your skin and leaving behind the low energy particles. So the overall temperature of your body starts to decrease. That's why the evaporation causes cooling. Now we discuss a difference between boiling and evaporation. Boiling is a fast process, evaporation is a slow process. Boiling occurs at fixed temperature, evaporation occurs over a range of temperature. During boiling, temperature change remains constant, while evaporation, there is a change in temperature. During boiling, bubbles are formed from the bottom, while in evaporation, no bubbles are formed. During boiling, you need to provide an energy from an external supply, but in case of evaporation, there is no need for external source of energy. And boiling takes place throughout the liquid, while evaporation takes place at the top surface of the liquid. Now students, there are some factors which affecting the rate of evaporation. The first factor is temperature. So जितना ज़्यादा liquid का temperature होगा, higher temperature होगा liquid का, उतना ज़्यादा evaporation तेजी से होगी. So the temperature is directly proportional to the rate of evaporation. Humidity of surrounding air. Humidity means the presence of water molecules or the moisture in the surrounding or in air. So आपने याद रखना है जितना ज़्यादा humidity level higher होगा, उतना ज़्यादा rate of evaporation कम होगा. बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, सो ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, दे आर कॉल्ड वोलेटाइल लिक्विड्स. सो जो लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स होते हैं, दे इवेपोरेट्स फास्टर देन द लिक्विड्स विद हायर बॉइलिंग पॉइंट. नाउ वी टॉक अबाउट द fourth factor, which is surface area of liquid. So remember the point that the larger the surface area, the greater the rate of evaporation. So the surface area of liquid is directly proportional to the rate of evaporation, because when you are making a surface area larger, then there is a large amount of water molecules present on the top surface of the liquid. That's why the process of evaporation becomes faster. The fifth factor is movement of air. The air removes the liquid particles from the body. That's why the rate of evaporation is directly proportional to the movement of the air. Now the last factor is pressure. Reducing the atmospheric pressure increases the rate of evaporation. So if you go up to the higher mountains, then the rate of evaporation at the higher mountains decreases. Then the rate of evaporation at the altitude or at mountain level becomes faster than the rate of evaporation at sea level. क्योंकि mountain level पर pressure reduce हो गया, and the pressure is inversely proportional to the rate of evaporation. So students, thank you. This is all for today, and by the grace of Allah, today we will cover our portion thermal physics, and inshallah in our next session we will discuss past paper questions related to the thermal physics. So thank you student once again to attend my lecture, and I will upload this video on my YouTube channel so that you can find this material helpful to you, and you can also share this material with your friends so that they can also find help from these materials. Thank you once again. Allah Hafiz.